आपने कभी सोचा है कि एक ग्रेट पर्सन, बी इट अ साइंटिस्ट, बी इट अ डॉक्टर या फिर एक फिल्म स्टार, इन लोगों को क्या चीज इंस्पायर करती है ग्रेट बनने के लिए? कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? क्या इनके माइंड में रहता है जो ये इतने ग्रेट काम कर लेते हैं? तो आज की इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर एक साइंटिस्ट, और इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम बात करेंगे डॉक्टर रिचर्ड एब्राइट की, एक बहुत ही ग्रेट बायोलॉजिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, कि आखिर क्या चीज ने उनको इंस्पायर किया साइंटिस्ट बनने के लिए। क्या चीज थी जिनसे इंस्पायर होके वो इतनी ग्रेट रिसर्च कर पाए जिसने हमारी हिस्ट्री चेंज कर दी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर 6 ऑफ योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, अगर आपको साइंस अच्छी लगती है, तब तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कैसा चैप्टर होगा, हमें तो साइंस अच्छी भी नहीं लगती। मतलब अगर ऐसा आप सोचते हो तो डोंट वरी, इस चैप्टर को हम एक इंग्लिश स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे, हम साइंस स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर आपको साइंस नहीं पसंद तो भी आपके लिए होने वाला है चैप्टर। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब ई स्कूल। सो बने रहिएगा वीडियो तक, साथ में एंड तक, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2021-22 सेशन का जो टर्म 2 का पेपर है उसमें ये चैप्टर आने वाला है। ओके, सो इस बुक से टोटल 4 ही चैप्टर आने वाले हैं, तो उसमें से एक यही चैप्टर है। बट अगर आप 22-23 के लिए पढ़ रहे हैं ये वाला चैप्टर, तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे राइटर की। तो देखिए, राइटर अलग हैं, और जिनकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इस बुक में, जिनकी कहानी हम पढ़ेंगे, जिनकी स्टोरी हम पढ़ेंगे, वो पर्सन अलग है, राइट। सो हमारे जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट W पीटरसन। बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं ये। पहले ये न्यूज़पेपर में लिखा करते थे, फिर ये हमारे चैप्टर्स भी लिखने लग गए और एक ऑथर भी बन गए, राइट। सो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय रॉबर्ट W पीटरसन। एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से डरते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें साइंस है। तो हम साइंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलिए जल्दी से चैप्टर खत्म करेंगे। तो चैप्टर किसने लिखा है, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर W पीटरसन, नाम बिल्कुल याद रखना है। ओके, कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्योंकि इस चैप्टर में जिनकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उनका नाम भी एक राइटर जैसा ही है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें बात हम करेंगे एल्बर्ट अब्राइट की, लेकिन इस चैप्टर को लिखा है रॉबर्ट W पीटरसन में। तो ये दो नामों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, सो ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे, लेटर ये एक ऑथर बन गए। सिर्फ इतना याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है, पहला इनका नाम और दूसरा इनकी नेशनैलिटी, दैट इज अमेरिकन थे ये, ठीक है। उसके अलावा ये ज्यादातर जो स्पोर्ट्स और स्काउटिंग के जो टॉपिक्स होते थे उस पर लिखा करते थे, लेकिन इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको दो चीजों पर यहाँ पे ध्यान देना है। रॉबर्ट W पीटरसन ऑथर थे किसके, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर के, और ये एक अमेरिकन थे। बस ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है जी। आगे मूव करेंगे, चैप्टर को जल्दी जल्दी लेंगे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपको थोड़ा सा कम पसंद हो सकता है ये चैप्टर, क्योंकि मुझे भी मेरे स्कूल टाइम में काफी डर लगता था इस चैप्टर से। लेकिन इसमें इतना कुछ है नहीं। आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे चीज ये निकाल दीजिए अपने माइंड से कि हम साइंस स्टूडेंट हैं, हम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। तो एज ए इंग्लिश स्टूडेंट जितनी चीजें हमारे लिए जरूरी है हम वही देखेंगे। ओके जी, ग्रामर पे फोकस करेंगे, वर्ड्स पे फोकस करेंगे, मीनिंग्स पे फोकस करेंगे। साइंस वाले पार्ट में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप अपनी बायोलॉजी वाली मैम या सर को बोलिएगा कि हमें ये चीजें बताइए। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। सो रिचर्ड एब्राइट, ओके, रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सिरिल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्कैरिंग प्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको आइडिया दिया हुआ है कि रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ही ब्राइट साइंटिस्ट थे, जैसा इनके नाम से ही पता चल रहा है। और इनको ये जो दो मेजर अवार्ड्स हैं, पहला अवार्ड है सिरिल स्कॉलर अवार्ड एंड द स्कैरिंग प्लो अवार्ड, ये दोनों ही बहुत ही बायोलॉजी की फील्ड में बहुत ही बड़े अवार्ड हैं। ये दोनों अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इन फील्ड में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मिक्स होता है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजी का ही एक डायमेंशन है। ओके,
इट वॉज हिज फैसिनेशन, ये इनका फैसिनेशन था। फैसिनेशन का मतलब होता है इनको बहुत पसंद था, इनको बहुत ही प्यार था इस चीज से, या फिर बहुत ही एक्साइटेड थे ये इस चीज को लेकर। किसको? फॉर बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज के लिए उनको बहुत ही उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। दैट ओपन द वर्ल्ड फॉर साइंस फॉर हिम। तो जब इनकी शुरुआत हुई तो इन्हें बेसिकली बटरफ्लाईज से बहुत प्यार था, और जैसे ही ये बटरफ्लाईज के बारे में जानने लगे तो धीरे धीरे इनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया इंसेक्ट्स की तरफ, अलग अलग जो हमारे वर्म्स थे उनकी तरफ, और फिर जाके इन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो बायोलॉजी में दी। ओके, इनकी थ्योरी के बारे में भी बीच बीच में बात करते रहेंगे, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि इनकी 2-3 चीजें इनके बारे में याद रखनी है रिचर्ड एब्राइट के बारे में, कि इनकी जो फील्ड थी वो थी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगर इतना भी याद नहीं रहता ना तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बायोलॉजी, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे बायोलॉजी के। और एक और चीज याद रखनी है कि इनका जो इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ था वो हुआ था बटरफ्लाईज से। ठीक है, बस ये 2 चीज तो आपको बिल्कुल लाजमी याद रखनी है। आगे मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट एट द एज ऑफ 22 की एज में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर। फॉर्मर का मतलब होता है प्रीवियस, जैसे स्काउट ऑफ द ईयर, जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर जैसे एनसीसी होता है, स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, तो वैसे ही मतलब वहां पर जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहां पर स्काउट बोला जाता है, और यहाँ पर भी आई थिंक स्काउट ही होता है। तो स्काउट ऑफ द ईयर उनको ये प्राइज मिला हुआ था। ऐसे कहा जा रहा है कि एक तरह से यूं समझ लीजिए कि पहले जो एक बेसबॉल चैंपियन था, पहले जो एक क्रिकेट चैंपियन था, उसे अब ये चीज मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि पहले जो यहाँ पर हमारे बेसिकली रिचर्ड एल्ब्राइट थे वो क्या थे, पहले स्काउट ऑफ द ईयर थे। ठीक है, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 22 ईयर की एज का ऐसा पर्सन, कौन? रिचर्ड एल्ब्राइट, जो कि पहले स्काउट ऑफ द ईयर थे, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड। उन्होंने जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसको एक्साइट कर दिया, यानी फैसिनेट कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं चौकन्ना कर दिया, विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एट द एज ऑफ 22 कि 22 साल की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर। अब ये जो पूरी लाइन यूज हुई है ना, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, ये यूज हुई है रिचर्ड एल्ब्राइट के लिए। तो रिचर्ड एल्ब्राइट पहले क्या थे, स्काउट ऑफ द ईयर थे, यानी अपने हाई स्कूल में, अपने कॉलेज में वो स्काउट चैंपियन रह चुके थे। तो एक पहले जो स्काउट ऑफ द ईयर एक लड़का था 22 साल का, उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया, यानी चौकन्ना कर दिया, खुश कर दिया एक नई थ्योरी से, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट सेल्स होती हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रिचर्ड एल्ब्राइट की ही। रिचर्ड एच एब्राइट, रिचर्ड एच एब्राइट इनका पूरा नाम था, एंड हिज कॉलेज रूममेट्स, सिर्फ अकेले नहीं थे ये, रिचर्ड एच एब्राइट और उसके साथ में उनके रूममेट्स ने मिलकर explain the theory in an article in the proceedings of a National Academy of Science। तो नेशनल एकेडमी साइंस की बुकलेट में उन्होंने अपना आर्टिकल में उन्होंने बताया कि आखिर जो हमारी ये सेल्स हैं ये किस तरह से काम करती हैं, सेल्स के बारे में एक नई थ्योरी लिखी। तो किस ने, रिचर्ड एच एब्राइट ने और उनके रूममेट्स ने मिलकर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक आर्टिकल के थ्रू ये बताया कि सेल्स कैसे काम करती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको क्या याद रखने वाली हैं वो देख लेते हैं। तो याद आपको ये रखना है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आई है कि एट द एज ऑफ 22, जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हर एक चीज हम याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक नेम्स आएंगे। तो सबसे पहले तो एज आपको याद रखनी है कि जब उनका पहला आर्टिकल छपा, ठीक है, जब उन्होंने लोगों को बताया कि सेल थ्योरी कैसे काम करती है, तब वो कितने साल के थे, 22 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है कि वो एक स्काउट ऑफ द ईयर भी थे, काफी ज्यादा एक्टिव थे, आप कह सकते हैं काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव थे। ओके, और उसके अलावा ये चीज याद रखनी है कि रिचर्ड एच एब्राइट और उनके रूममेट्स, कि वो सिर्फ अकेले नहीं थे बल्कि उनके रूममेट्स भी थे, ये भी चीज याद रखनी है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि आर्टिकल किसमें छपा था, द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की जो बुकलेट थी या उसकी जो एक मैगजीन थी या जो उसकी न्यूज़पेपर था उनकी तरफ से छपा था, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है जी, तो ये 2-3 चीजें आपको इस पैरा से याद रखनी है। ओके,
चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है कि ये जो जर्नल है, ये जिसकी हमने अभी बात की ना, दैट इज नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसकी जो जर्नल, इसकी जो बुक में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का आर्टिकल छपा। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े जो फिलोसफर थे, बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी थ्योरीज छप रही थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ये इतनी बड़ी जर्नल में अमेरिका में कि किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का आर्टिकल छपा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अमेजिंग आर्टिकल वो होगा। ठीक है जी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस साइंटिफिक जर्नल में पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट्स का आर्टिकल छपा था। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run on your first time at bat. अभी यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि आपके लिए हो सकता है अभी आपको सुनने में थोड़ा सा लग रहा हो क्या बड़ी बात है, आर्टिकल ही तो छपा है। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यही चीज स्पोर्ट्स में कैसे होती, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अभी यहाँ पर हमारे राइटर कह रहे हैं कि मान लीजिए आप एक 15 साल के हैं और 15 साल में ही इंडिया टीम के लिए आपको खेलने को मिल जाए और जैसे ही आपका पहला मैच हो, पहली ही बॉल पर आप छक्का मार दें, तो तब कैसी अचीवमेंट आपको मिलेगी। तो वैसी ही अचीवमेंट यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट और उनके कॉलेज मेट्स को मिली थी। ठीक है, तो ये मतलब इतनी बड़ी उन्होंने बात बोली है। होम रन बेसिकली जो बेसबॉल होता है उसमें होम रन बोला जाता है, जहां पर क्रिकेट में उसको सिक्स बोला जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पैरा देखते हैं। तो फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड। चलिए ये तो पहली बार था कि साइंटिफिक जर्नल में पहली बार कॉलेज स्टूडेंट्स का आर्टिकल छपा था, लेकिन रिचर्ड एब्राइट के लिए भी ये चीज पहली बार ही थी, क्योंकि वो इतने टाइम से उनको छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिल रही थी। स्ट्रिंग बोला जाता है, एक बोलता है ना लड़ी होती है कि एक के बाद में एक चीज, कि जैसे एक के बाद में एक कड़ी, एक के बाद में एक कड़ी, ऐसे स्टेप्स, स्ट्रिंग्स थी, ऐसे लाइंस थी। जैसे उनको बहुत सारी अचीवमेंट मिलती गई साइंस की फील्ड में, और अब उनके साथ ये पहली बार हुआ था कि उनका आर्टिकल जो है इतनी बड़ी जर्नल में छपा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम रिचर्ड एब्राइट की बेसिकली समझेंगे कि उनका क्या पास था जो वो इतनी बड़ी अचीवमेंट तक पहुंच पाए, यानी ये जो आर्टिकल लिखा गया, ये जो थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, यहाँ तक वो कैसे पहुंचे। ठीक है, एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाई। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, ये सारी चीजें शुरू हुई थी बटरफ्लाई से, यानी तितलियों से। कैसे हुई थी वो देखते हैं। एन ओनली चाइल्ड, अभी बात हो रही है किसकी, रिचर्ड एब्राइट की। ठीक है, तो रिचर्ड एब्राइट के बारे में एक चीज याद रख लेते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसको ना पॉइंट आउट ही करती जाती हूँ, तो आपको चीजें याद रहेंगी। रिचर्ड एब्राइट के कैरेक्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो। ठीक है, सबसे पहले जिन जिन चीजों को मैं मार्क कर रही हूँ आप उन पर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट चीज, ये हो गया हमारा सेकेंड चीज। ठीक है, तो रिचर्ड एब्राइट क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले उन्हें बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट था। बटरफ्लाइज के साथ ही उन्होंने काम किया, बटरफ्लाइज पर ही उन्होंने रिसर्च करी। और दूसरी चीज उनके बारे में हमें ये जानने को मिली कि वो ओनली चाइल्ड थे। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है जो पेरेंट्स का एक ही बेटा या बेटी हो, एक ही चाइल्ड हो, मतलब दूसरे कोई उनके सिबलिंग नहीं थे, भाई बहन नहीं थे उनके। ओके, so an only child, Ebright grew in north of Reading, Pennsylvania. कहां पर वो पैदा हुए थे, कहां पर वो ग्रो हुए थे, रेडिंग। रेडिंग एक जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, तो ये चीज आपको नाम याद रखना है, रेडिंग, पेंसिल्वेनिया। ओके, देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, मतलब वो काफी छोटा सा शहर है, ज्यादा डेवलप नहीं है, एक बड़े शहर की तरह मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। तो वहां पर रिचर्ड कहते हैं कि देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, मैं ज्यादा कुछ वहां कर नहीं सकता था। ही सेड I certainly couldn't play football or baseball with the team of one, but there was one thing I could do, collect things. ठीक है, तो वो क्या था, एक बहुत छोटा सा शहर था और ज्यादा उनके दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि हमें पता चल रहा है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बेसबॉल या फिर मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था टीम में, क्योंकि इतने ज्यादा लोग ही नहीं थे वहां पे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत छोटा शहर था, और प्लस जो रिचर्ड थे उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैं ज्यादा चीजें कर नहीं सकता था सिवाय एक चीज के, और वो चीज थी कलेक्ट थिंग्स, चीजें कलेक्ट करना। ठीक है, तो थर्ड चीज मुझे ये पता चली कि वो रेडिंग पेंसिल्वेनिया में थे। ठीक है,
और फोर्थ चीज मुझे ये पता चली कि उन्हें कलेक्ट थिंग्स, चीजें कलेक्ट करना पसंद था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नोटबुक पेन अगर हाथ में है तो प्लीज लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चीजें इस तरह से आप पढ़ेंगे तो चैप्टर कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहली चीज बटरफ्लाईज कलेक्ट करना पसंद था, दूसरी चीज एन ओनली चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, तीसरी चीज रेडिंग पेंसिल्वेनिया में उनका पढ़ना शुरू हुआ, और फोर्थ चीज कि उन्हें थिंग्स कलेक्ट करना, चीजें कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद था। ओके जी, नेक्स्ट चीज देखते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड। और पहले से ही, शुरुआत से ही उनकी क्यूरियोसिटी कैसी थी? ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, यानी जो बढ़ती ही रहती थी। उनको चीजों के बारे में जानना, उन्हें समझना, कैसे चीजें होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये चीज ऐसे क्यों है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी उनके मन में, बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि ये चीज कैसे होती है, चीजों के पैटर्न को समझना। और प्लस उनके पास क्या था? एक ब्राइट माइंड था। ठीक है, सो उनके पास अगेन हम वैसे ही पैटर्न में चलेंगे कि इस पैरा से हमें क्या पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी उनको, और दूसरी चीज कि उनका माइंड कैसा था? काफी ज्यादा ब्राइट था, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ये मुझे दो चीजें पता चली। ओके, ही ऑल्सो हैड अ मदर who encouraged his interest in learning। ठीक है, एक और चीज पता चली कि उनकी जो मदर थी वो उन्हें ये सारी चीजें करने में, उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाने में, उनकी क्यूरियोसिटी को कह सकते हैं उनके इंटरेस्ट पर लगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। तो कहीं ना कहीं हम ये भी आगे चैप्टर में देखेंगे कि उनकी जो मदर है उन्होंने काफी ज्यादा उनकी हेल्प की है, और उनकी मदर की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो और बढ़ी, और वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन पाए। ठीक है, तो मदर का पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मदर बहुत ज्यादा बड़ी सपोर्टिव थी। She took him on trips, bought him telescopes, microscope, camera, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways। बहुत ही अच्छी चीज कि वो उनको क्या करती थी, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि चीजें कैसे होती हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उसकी उनकी मदर उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी, घुमाने ले जाती थी, ट्रिप्स पर चीजें दिखाने अलग अलग, उनके लिए टेलीस्कोप्स लाती थी। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोस्कोप्स उनके लिए लेकर आई, उनके लिए कैमरास लेकर आई, माउंटिंग मटेरियल्स उनके लिए, माउंटेन पर चढ़ने के लिए मटेरियल्स लेकर आई, उसके अलावा अदर इक्विपमेंट्स भी उनके लिए लेकर आई। और इन सारी चीजों ने जो हमारे रिचर्ड एब्राइट हैं उनको बहुत हेल्प करी, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो एक इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। ठीक है, तो इस पैरा से हमने तीन चीजें समझी कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज्यादा चीजों को जानने की, उनको एक्सप्लोर करने की, डिस्कवर करने की क्यूरियोसिटी थी, और दूसरी चीज उनका माइंड बहुत ब्राइट था, और थर्ड चीज कि उनकी मदर उनके साथ थी जो कि उनको बहुत सपोर्ट करती थी। अब ऐसा नहीं है कि आपको भी घर जाके अपनी मम्मी को बोलना है हमें भी ये चीजें दिलाओ, नहीं, पहली दो चीजों पे फोकस करो कि क्यूरियोसिटी डेवलप करो, अपने माइंड को ब्राइट करो, हर चीजों को ऑब्जर्व करो अपने आसपास, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन अप करो। ठीक है जी, तो यहाँ इस पैरा से हमें तीन चीजें पता चली। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके, I was his only companion until he started school. His mother said कि मैं उसकी इकलौती कंपेनियन थी। कंपेनियन मतलब साथी या फिर दोस्त आप कह सकते हैं, कि मैं रिचर्ड की, यहाँ पे मदर बोल रही हैं रिचर्ड की, कि मैं रिचर्ड की इकलौती दोस्त थी जब तक उसने स्कूल जाना नहीं शुरू किया था। ठीक है, स्कूल के बाद में तो और भी उसके फ्रेंड्स बने, ठीक है, क्लासमेट्स हुए, कॉलेज मेट्स हुए आगे जाके, लेकिन अभी तक मैं उसकी इकलौती दोस्त थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद में मैं उसके लिए दोस्त लेकर आती थी घर पे। कैसे? अब ऐसे कैसे हो सकता है आप किसी के लिए दोस्त लेकर आ सकते हो? वो क्या करती थी, जैसे उनके जो क्लासमेट्स हैं उनको इनवाइट कर लिया घर पे, डिनर पे, लंच पे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि रिचर्ड जो थे वो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट क्या होता है? ऐसा पर्सन जो खुद खुद में ही रहता है, ज्यादा सोशलाइज नहीं कर सकता। ओके, ज्यादा जल्दी उसके फ्रेंड्स नहीं बनते। तो यहाँ पर रिचर्ड की मदर बोल रही हैं कि मैं उसके लिए घर पर दोस्त लेकर आती थी। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट थे रिचर्ड। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन वो कह रही हैं कि भले वो पूरे दिन बाहर रहता था, उसके दोस्त होते थे, लेकिन रात में हम दोनों साथ में बैठकर बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारी जो हम जो क्रिएटिव चीजें हैं, जिस चीज में उसका मन लगता था, जैसे कुछ डिस्कवरी करना, चीजों को एक्सप्लोर करना, चीजों के बारे में पढ़ना, ये सारी चीजें हम साथ में किया करते थे। रिची, अभी यहाँ पर उनका निकनेम आ गया। रिचर्ड को ऑब्वियसली आपकी भी मदर है, वो आपको कुछ और नाम से बुलाती होंगी,
तो रिचर्ड की मदर उसे बुलाती थी रिची, कि रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। यहाँ पर रिची की मदर बोल रही हैं कि रिची मेरी पूरी दुनिया थी, मेरी पूरी जिंदगी थी रिची, जब उसके फादर चले गए इस दुनिया से। ही पास्ड अवे व्हेन रिची इन 3rd ग्रेड था। तो यहाँ से हमें एक और पता चली कि जब रिची तीसरी क्लास में थे, बहुत ही छोटे से थे, तब उनके फादर ही पास्ड अवे, ठीक है। और तब से उनकी जो मदर ही थी वही उनके लिए सब कुछ थी, और उनकी मदर के लिए भी रिची यानी रिचर्ड ही सब कुछ थे। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पर रिची की मदर का एक कहीं ना कहीं हमें एम्फेसिस दिख रहा है उनकी लाइफ पर, कि यहाँ पर क्या था कि हर शाम डाइनिंग टेबल पर उसकी मदर और रिची स्पेंड किया करते थे, यानी साथ ही खाना खाया करते थे, बातें किया करते थे। और जब रिची के पास काम नहीं होता था, जैसे उनकी वेकेशन होती थी या फिर काम नहीं होता था, तो ऐसे टाइम में रिची की मदर उनके लिए काम ढूंढ कर लाती थी। फिजिकल काम नहीं, ऐसा नहीं कि बर्तन धोना, झाड़ू पोछे करना, नहीं, बल्कि ऐसे उनको काम देती थी जिससे उसे चीजें सीखने को मिले, ठीक है, जैसे चीजों को कलेक्ट करना या चीजों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं रिचर्ड की जो मदर थी उन्होंने उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी। ओके जी, आगे देखते हैं। एंड लर्न ही डिड, और उसके बाद में जब उन्होंने ये चीजें करी तो उनको सीखी भी उन्होंने काफी सारी चीजें। ही लर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उन्होंने टॉप ग्रेड स्कूल में लेकर आए वो, क्योंकि इतनी चीजें, क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ गई, ज्यादा चीजों को पढ़ते रहते थे, उनके बारे में जानते रहते थे, तो स्कूल्स में उनके टॉप ग्रेड्स आते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। एवरी डे मतलब रोजाना जो वो काम करता था वो बाकी सारे बच्चों की तरह करता था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। हिज मदर सेड by the time he was in 2nd grade, a bright had collected all 25 of butterflies found around his hometown. वैसे तो वो सारे दूसरे बच्चों जैसे ही था, लेकिन जब वो 2nd ग्रेड में था, हमारे होम टाउन में यानी रेडिंग पेंसिल्वेनिया में 25 तरह की जो बटरफ्लाईज मिलती थी, वो 25 के 25 बटरफ्लाई को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था, ठीक है। तो 25 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज वहां पर होती थी, और 25 की 25 को रिचर्ड ने क्या कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था। और जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि रिचर्ड की जो जर्नी शुरू हुई थी एज अ साइंटिस्ट, वो कहाँ से शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी बटरफ्लाईज से। तो अब हम समझ सकते हैं कि वो पार्ट हमारे चैप्टर का शुरू हो चुका है, जहां से हम देखेंगे कि आखिर रिचर्ड मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो आ चुका है कि रिचर्ड जो है वो किस तरह से साइंटिस्ट बने, ठीक है। सो अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया है, बटरफ्लाईज कलेक्ट करना। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि रिचर्ड ने ऐसा क्या प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी वजह से वो जो अपने काउंटी फेयर्स थे वो सारे जीतते चले गए थे। सो फॉर हिज 8th ग्रेड, अपने 8th ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर एब्राइट ने ऐसे वायरल जो चीज थी जो कि सारे कैटरपिलर्स, मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देती थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया था बटरफ्लाई का, तो बटरफ्लाई क्या बनती है, कैटरपिलर होती है सबसे पहले, ठीक है। एक के बाद में कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से वो प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद में वो जाकर बटरफ्लाई बनता है, ओके। सो सारे जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे उनको मार रही थी सालों से, तो वो क्या ऐसा वायरस था, तो उस पर उन्होंने रिसर्च करी थी। एब्राइट थॉट दैट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल, ठीक है। सो एब्राइट को ऐसा लगता था कि ये जो डिजीज है, ये जो वायरल डिजीज है, ये बीटल्स जो होते हैं, बीटल्स एक तरह के कीड़े होते हैं, राइट, एक रेड कलर के जिन पर डॉट्स होते हैं, तो उस तरह के कुछ कीड़े होते हैं, तो बीटल्स इसको कैरी करते हैं, यानी बीटल्स की वजह से ये जो वायरल डिजीज है ये फैलती है। He tried raising caterpillars in the presence of beetles, वो बीटल्स के साथ रह के, मतलब बीटल के साथ में ही जो कैटरपिलर्स थे उनको रेज करना उन्होंने शुरू किया, यानी अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंटिन्यू किया जिसमें बीटल्स और कैटरपिलर्स को साथ में रखा और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। I didn't get any real results, मुझे कुछ रियल रिजल्ट्स नहीं मिले थे, he said, but I went ahead, लेकिन मैं एक कदम आगे गया, यानी मैं और आगे इसमें डिटेल में गया, एंड शोड, और मैंने ये सोचा, मतलब मैंने ये दिखाया, ये उनको बताया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन, लेकिन भली मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्चुअल में एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने कैटरपिलर्स को, बीटल्स को साथ में रखा और एक ग्रोथ दिखाई,
तो कहीं ना कहीं मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट था इसी ने ही मुझे जिताया था काउंटी फेयर्स, ठीक है। सो क्या चीज करी थी, तो फेयर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने यहाँ पर ये जो वायरल डिजीज थी, ये जो वायरल डिजीज थी जो कि वायरस से हो रही थी, और वो ऐसा माना जाता था कि बीटल्स की वजह से होती है, बीटल्स कैरी करते हैं, तो उन्होंने बीटल्स और कैटरपिलर्स को साथ में रखा और वो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है जी। तो इसी वजह से वो जीते। आगे देखते हैं। Then next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर मतलब वो 8th ग्रेड का प्रोजेक्ट था, और नेक्स्ट ग्रेड उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया कि वाइसरॉय भी एक तरह की बटरफ्लाई होती हैं। क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। तो वाइसरॉय एक तरह की बटरफ्लाई होती हैं। तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाईज को क्या करती हैं, कॉपी करती हैं। मोनार्क तो एक टाइप ऑफ बटरफ्लाई था, तो वाइसरॉय बटरफ्लाईज मोनार्क बटरफ्लाईज को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। क्यों करती हैं, देखते हैं। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू द बर्ड्स। ठीक है, बहुत ही चीज है, अच्छी चीज है, याद रखना, इंटरेस्टिंग चीज। उन्होंने ये शो किया कि ये थ्योरी दी कि बेसिकली जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज हैं वो मोनार्क की तरह दिखना शुरू करती हैं, यानी उसके जैसा लगना शुरू करती हैं, ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि हम मोनार्क ही हैं, क्योंकि मोनार्क जो बटरफ्लाईज हैं वो बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती हैं। तो कहीं ना कहीं उस हंटिंग से बचने के लिए, बर्ड से बचने के लिए जो हमारी वाइसरॉय बटरफ्लाईज हैं वो मोनार्क की तरह दिखना शुरू करती हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है बर्ड्स क्या खाते हैं, बर्ड छोटे मोटे कीड़े ही खाते हैं, बटरफ्लाईज को खाते हैं। तो अगर वो मोनार्क जैसी लगेंगी तो बर्ड्स को लगेगा कि वो मोनार्क बटरफ्लाई है, और मोनार्क बटरफ्लाई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। तो ये थ्योरी थी रिचर्ड की। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन वाइसरॉय उनको अच्छी लगती थी बर्ड्स को, तो उनको ऐसा वाइसरॉय लगता था कि अगर हम मतलब अपने रियल अंदाज में रहेंगे तो वो हमें खा जाएंगे, इसीलिए वो प्रिटेंड करती थी कि हम मोनार्क हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर बिकम द बर्ड्स डिनर। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगी वाइसरॉयज बटरफ्लाई, उतना ज्यादा ही कम चांसेस हैं कि जो बर्ड्स हैं वो उन्हें खाएंगे, यानी अपने डिनर पे खाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब यहाँ पर एल्ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था, ये तो फैक्ट बता दिया कि ये जो फैक्ट था, लेकिन एल्ब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था, ये चीज वो चेक करना चाहते थे क्या बर्ड्स जो हैं वो मोनार्क को खाते भी हैं या नहीं। ओके, he found that a starling would not eat ordinary bird food। तो उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो ये एक बर्ड था स्टारलिंग जिसका नाम था, एक इस तरह का दिखने वाला बर्ड होता है, तो स्टारलिंग बर्ड जो है वो जो बर्ड का जो फूड होता है, जो ऑर्डिनरी बर्ड का फूड होता है, वो नहीं खाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स एंड इट कुड गेट, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो ये बर्ड था जो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जितनी भी मोनार्क्स बटरफ्लाईज हैं उनको खा जाएगा। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी मोनार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे एब्राइट हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बाकी लोगों ने थ्योरी दी है कि जो हमारे मोनार्क्स हैं उनको बर्ड्स खा जाते हैं, तो यहाँ पर एब्राइट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या थ्योरी दी है कि बर्ड्स किसको पसंद करते हैं, वाइसरॉयज को खाना पसंद करते हैं, लेकिन मोनार्क्स को वो नहीं खाते। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं प्रूव नहीं हुआ, और यही प्रोजेक्ट था एब्राइट का। और ये जो प्रोजेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन। जूलॉजी जो डिवीजन था उसमें पहले नंबर पर आया, और पूरे काउंटी साइंस फेयर में 3rd नंबर पर आया, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती है ना। तो जूलॉजी में तो 1st नंबर पर, क्योंकि जूलॉजी का ही पार्ट था, लेकिन ऑल ओवर ये कितने नंबर पर था, ये 3rd नंबर पर था। ठीक है, यानी विन तो हुए, वो जीते तो सही। तो जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी मीनिंग कि हम जब स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में तो उस फील्ड को हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, उनके हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब उन्होंने जो उनका हाई स्कूल था, हाई स्कूल जैसे मान लीजिए आप 11-12 जो होता है उसे हाई स्कूल बोला जाता है फॉरेन कंट्रीज में। सो जो उनका जो सेकेंड ईयर था हाई स्कूल का, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 12th क्लास में उन्होंने डिस्कवरी की एक अननोन, मतलब जिसको पहले कभी भी नहीं सुना गया था, जिसके बारे में कभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। ठीक है, एक हार्मोन जो होता है तो अननोन ही था ये, मतलब पहले कभी नहीं बताया गया था, तो इन्होंने इस चीज की डिस्कवरी की थी। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स। और यही जो इनकी जो सबसे बड़ी थ्योरी थी, जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी कि इनकी जो थ्योरी थी लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में,
उस थ्योरी का ये वाली जो थ्योरी थी, यानी ये जो उन्होंने हार्मोन ढूंढा था, ये इस थ्योरी का क्या बना, एक बेस बना, एक पार्ट बना, ठीक है। और इसी की वजह से ये अपनी दूसरी थ्योरी यानी लाइफ ऑफ सेल्स पर जा पाए, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पर कैसे शुरू होता है, बहुत ही बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। सबसे पहले रिचर्ड को इंटरेस्ट आया बटरफ्लाई में, ठीक है, एक ना क्रोनोलॉजी बनाते हैं। तो सबसे पहले इनको इंटरेस्ट आया बटरफ्लाई में, ठीक है, बटरफ्लाई कलेक्ट करना, बटरफ्लाईज के बारे में पढ़ना, ओके। बटरफ्लाई के बारे में इनको इंटरेस्ट यहाँ पर आया जब वायरल डिजीज या फिर कह सकते हैं वो उस वायरस की डिस्कवरी की जो कि कैटरपिलर्स को खत्म कर रही थी और वो बीटल्स के थ्रू हो रही थी, ठीक है। वायरस के बाद में इन्होंने काम किया मोनार्क और वॉइस रॉय वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था कि वॉइस रॉय जो है प्रिटेंड करती हैं कि वो मोनार्क जैसी दिख जाए जिससे उनको बर्ड्स खाए नहीं, लेकिन इस चीज को उन्होंने खारिज कर दिया, यानी मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वॉइस रॉय के बारे में इन्होंने एक हार्मोन ढूंढा, नया हार्मोन ढूंढा इंसेक्ट्स पर, ठीक है। और उसके सबसे बाद में उनकी जो मेन थ्योरी थी सेल के बारे में कि सेल जो है वो डीएनए को रीड कर लेती है। तो ये सारी चीजें मतलब इसी डायरेक्शन में आप देखिए, यहाँ पर क्रोनोलॉजी समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने बटरफ्लाईज के बारे में रिसर्च करी, बटरफ्लाईज के बारे में दूसरे नंबर पर वो अपने वायरस पर आ गए, वायरस के बाद में वॉइस रॉय जो हमारी बटरफ्लाईज थी वो आ गई, उसके बाद में उन्होंने हार्मोन डिस्कवर किया इंसेक्ट्स में, और उसी के बाद में उनको क्या इंस्पिरेशन मिली सेल्स के बारे में कि उन्होंने सेल्स की थ्योरी लिखी, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं हमारा जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, उसका ये एक कह सकते हैं नटशेल में मैं आपको बता रही हूँ कि ये नटशेल हो जाएगा कि इस तरह से वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि उन्होंने ये जो सेल वाली थ्योरी थी ये लिख डाली। तो अब इनका जो थ्योरी है उसको आगे देख लेते हैं कि द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर, जिस क्वेश्चन को वो आंसर करना चाहते थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा। तो एक जो मोनार्क प्यूपा था, वापस से मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि ये वाला जो हमारा मोनार्क प्यूपा था, इसके ऊपर कुछ टाइनी डॉट्स थे, ठीक है, वो उन्होंने डिस्कवर किए थे। तो इन टाइनी डॉट्स का क्या पर्पस था, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, उन सबका कोई ना कोई पर्पस है, इवन हमारे हेयर तक का भी पर्पस है। तो यहाँ पर ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या इन डॉट्स का पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो यही उनका क्वेश्चन था और इसी से ये आगे से आगे रिसर्च करते गए। Everyone assumed the gold spots were just ornamental. सबको लगता था ये सिर्फ क्या है, ornamental है, यानी सिर्फ सजाने के तौर पर, मतलब वो अच्छे दिखते हैं इसलिए ही है, ठीक है। एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट, कि डॉक्टर अर्कहार्ट जो थे वो उन पर उस चीज पर विश्वास नहीं करते थे, और साथ साथ एब्राइट भी। To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's fully development. अब इनको क्या था कि इस चीज का आंसर करने के लिए उन्हें ये बताना था कि आखिर ये गोल्ड स्पॉट्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये इन्होंने मिलके और अदर जो ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट्स थे, जो उनके क्लासमेट्स थे, उन्होंने मिलके उन्हें क्या बनाना था, एक डिवाइस बनानी थी जो कि ये प्रूव कर सके कि ये जो टाइनी गोल्ड डॉट्स हैं इनसे सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है ये बल्कि एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी चीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि बटरफ्लाई की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ये जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई के लिए। ओके, सो ये इनकी थ्योरी थी। आगे देखते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट्स फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, ठीक है। और ये जो उनका प्रोजेक्ट था, ये सबने जो मिलके किया था, ये काउंटी फेयर में, उस एरिया के फेयर में सबसे नंबर 1 पे आया। और इसी की वजह से यही फेयर हमारा जो साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर था इंटरनेशनल, जो पूरी दुनिया के लोग आके वहां पर अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते थे, उसके लिए एंट्री उनको मिल चुकी थी। देयर ही वॉन 3rd प्लेस, और इसके लिए इन्हें 3rd प्लेस मिला जूलॉजी में, ठीक है। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और इसी की वजह से उन्हें चांस मिला कि जो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी थी, यानी ऐसी लेबोरेटरी जहां पे इंसेक्ट्स के बारे में, क्योंकि जूलॉजी की ब्रांच होती है एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है। और ये कहां पर थी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, ये अमेरिका में भी है। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोनार्क प्यूपा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो चुका था कि वो साइंस फेयर में गए और वहां पर उन्हें इंस्पिरेशन मिली और वहां पर उन्हें ये एंट्री भी मिल गई लेबोरेटरी में काम करने के लिए।
तो उन्होंने अपना जो मोनार्क प्यूपा पे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कंटिन्यू रखे, ऐसा नहीं है कि उन्हें रोक दिया, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे साथ साथ, और साथ साथ में लेबोरेटरी पे भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, और उनको काफी अच्छी लेबोरेटरी में भी एंट्री मिल चुकी थी। ओके, आगे देखते हैं। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट ईयर आया, यानी जिस साल उनको काम करने का मौका मिला, उस साल उनका जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था अगेन मोनार्क प्यूपा पे ही, वो नंबर 1 पे आया इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और अगेन उनको जो ये आर्मी लेबोरेटरी थी इस पे काम करने का मौका मिला और कुछ सालों के लिए। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, उनके सीनियर ईयर में यानी जो लास्ट ईयर होता है उनके लास्ट ईयर में वो एक कदम और आगे गए। He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormones from the gold spots, ठीक है। बहुत ही इन्होंने अच्छी वो चीज बोली कि जो एक प्यूपा होता है, तो प्यूपा के विंग्स तो होते नहीं है, तो प्यूपा के विंग्स नहीं होते, तो उनके विंग्स जब डेवलप होते हैं तो विंग्स तब तक डेवलप नहीं होंगे जब तक जो वो गोल्ड स्पॉट्स हैं उनसे उन्हें उन सेल्स में हार्मोन नहीं मिलेगा। यानी जब तक कैटरपिलर के सेल्स को हार्मोन नहीं मिलेगा उन गोल्ड स्पॉट से, तब तक उस बटरफ्लाई के विंग्स डेवलप नहीं होंगे। ये चीज उन्होंने यहाँ पर प्रूव कर दी थी, ठीक है। तो यानी बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, जिस चीज को अभी तक लोग मान रहे थे कि ये तो वर्थलेस है, उन्होंने बता दिया था कि अगर वो गोल्ड स्पॉट्स ना हो तो क्या होगा, बटरफ्लाई पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएगी। ओके, दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल फेयर में नंबर 1 पर आया जूलॉजी में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहले जो आर्मी लेबोरेटरी में वो काम कर रहे थे उसमें काम करते रहे, और उसके अलावा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो ये लेबोरेटरी थी इसमें भी उनको काम मिल चुका था। यानी जो सिर्फ उनको थोड़ी टाइम के लिए काम मिला था वो आगे से आगे एक्सटेंड होता गया, यानी उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशमैन ईयर बोला जाता है फर्स्ट ईयर को, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी अपने स्कूल के बाद में जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया था, तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में एल्ब्राइट वेंट बैक टू लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो अभी जो सेकेंड लेबोरेटरी में उनको काम मिला था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, वहां पर वो गए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। तो गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन निकल रहा था उस पर और भी ज्यादा रिसर्च करी। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो बहुत ही जो सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत ही जो नाजुक टाइप जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे, यानी बहुत ही अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनका यूज करके उन्होंने उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। A year and a half later, during the junior year, Albright got the idea for his new theory about cell life. तो इसी चीज के 1 से 1.5 साल बाद में उन्हें आइडिया आया अपनी नई थ्योरी के बारे में, जो थी सेल लाइफ के बारे में। ओके, It came while it was looking at X-ray photos of the chemical structure of an hormone. तो जब वो chemical structure of hormone का X-ray देख रहे थे तब उन्हें इस चीज का आइडिया आया। When he saw those photos, जब उन्होंने वो फोटोज देखी, Albright didn't shout Eureka or even I've got it. जब उन्होंने उन फोटोज को देखा तो उन्होंने यूरेका यानी मतलब हुर्रे हुर्रे ऐसे नहीं चल रहा है वो, I've got it मतलब मुझे मिल गया ऐसा नहीं चल रहा है वो, but he believed that along with his findings the insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzle, how the cell can read the blueprint of its DNA. So अब उनको एक आइडिया मिल चुका था और वो इस चीज से कह सकते हैं उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था, उनको क्या मिल चुका था, बायोलॉजी की सबसे बड़ी पजल का आंसर मिल चुका था। और वो क्या पजल थी कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट डीएनए, कि एक जो सेल है वो अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट किस तरह से रीड कर सकती है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सेल क्या होता है, इसके लिए आपको साइंस में जाना पड़ेगा। हम सिर्फ एज ए इंग्लिश की तरह इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ओके जी, ब्लूप्रिंट बेसिकली होता है बेसिस, यानी जिस चीज पर हमारा डीएनए क्रिएट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए बेसिकली एक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस में जो कि हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हम अपने पेरेंट्स से जो ट्रेट्स लेकर आते हैं, जैसा कि आपको पता है, वो डीएनए की वजह से ही लाते हैं। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ये हमारे जो सेल का फंक्शन है वो डिफाइन करता है, तो हम कह सकते हैं
कि डीएनए जो है वो हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, यानी हमारी लाइफ का बेसिस है। ओके जी, आगे देखते हैं। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट्स, एब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how could happen. ठीक है, सो पूरी रात जो रिचर्ड थे और रिचर्ड के जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग, नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो पूरी रात पिक्चर्स उन्होंने ड्राइंग की और कुछ प्लास्टिक के मॉड्यूल्स बनाए कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स के प्लास्टिक मॉडल्स और उनकी ड्राइंग्स बनाई, ये देखने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उसके थोड़े ही टाइम बाद में उन्होंने एक पेपर लिखा, एक आर्टिकल लिखा जिसमें ये बताया कि आखिर ये काम कैसे करता है, यानी जो सबसे बड़ी पजल थी साइंस की वो सॉल्व हो चुकी थी। ओके, आगे देखते हैं। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है कि सरप्राइजिंग नो वन, कोई भी इस चीज से सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि कौन था इस थ्योरी को प्रूव करने वाला? प्रूव करने वाला था एब्राइट रिचर्ड, ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत सारे ऑनर्स उसको मिले थे और अपनी क्लास में वो सेकंड आए थे। 1500 लोगों की क्लास थी, 1500 स्टूडेंट से, उस 1500 में से सेकंड आए थे। तो किसी ने भी कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि सबको उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें थी। उसके बाद में एक जो ग्रेजुएट हुए जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मेडिकल स्कूल में क्या कर रखे, कंटिन्यू रखे और अपनी थ्योरीज को टेस्ट करते रहे। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थ्योरी सही साबित होती है, सही प्रूव होती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो जूलॉजी है, बायोलॉजी है, उसमें सेल्स की जो प्रोसेस है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीजेस। और सबसे बड़ी बात, ये थ्योरी अगर हमें पता चल जाए सेल्स किस तरह से ग्रो होती हैं, सेल्स का क्या लाइफ होती है, तो हम कई जो बड़ी बीमारियां हैं जो कि सेल, जैसे कैंसर, क्योंकि कैंसर आपको पता है वो सेल आउटग्रो होने की वजह से होता है, तो उस बीमारी का भी हम इलाज ढूंढ सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई एब्राइट की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि क्यूरियोसिटी यानी जानने की उत्सुकता, तो उस क्यूरियोसिटी की वजह से ही ये सब कुछ सफल हुआ है। His high school research into purpose of spots of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. और उनकी जो ये हाई स्कूल रिसर्च थी जो प्यूपा के बारे में, बटरफ्लाइज के बारे में, उसी की वजह से ही वो इस बड़ी थ्योरी पर काम कर पाए हैं, यानी वहीं से उन्हें क्यूरियोसिटी जनरेट करी। So Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. जब उन्होंने पहली बार बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था तभी से उन्हें साइंस में इंटरेस्ट आ गया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतना भी नहीं था कि रिचर्ड को और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, यानी जब एक तो दो तरह के लोग होते हैं, उनको साइंस में इंटरेस्ट है तो सिर्फ एक ही चीज में उनको इंटरेस्ट है, लेकिन रिचर्ड के साथ ऐसा नहीं था, उनको साइंस में भी इंटरेस्ट था और बाकी सारी चीजों में भी। एब्राइट एक चैंपियन डिबेटर थे, यानी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे, एक पब्लिक स्पीकर थे, यानी बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देते थे, और उसके अलावा एक गुड कैनोइस्ट थे, यानी वो रेसेस में भी पार्टिसिपेट करते थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ घर में ही बैठ के साइंस एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, वो एक कंप्लीट आउटडोर पर्सन था, यानी उन्हें एडवेंचर भी पसंद था। ही ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और साथ ही उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक था, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। और उन्हें जो बेसिकली किस तरह की फोटोग्राफी करते थे, नेचर फोटोग्राफी और साइंटिफिक एग्जिबिट्स की जो फोटोग्राफी होती है उसका उन्हें शौक था। आगे देखते हैं। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, और अपनी स्कूल लाइफ में जो एब्राइट थे वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, यानी उनके सारे टॉपर थे, काफी अच्छे उनके मार्क्स आते थे और हमेशा स्कूल में नंबर 1 पे रहते थे। Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and Model United Nations Club. जैसे कि learning was easy, कि उनके लिए सीखना बहुत ही आसान था, यानी वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, इंटेलिजेंट थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ते रहते थे, बाकी सारी चीजों के बारे में पढ़ते थे, उनके लिए सीखना आसान था, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, ये 2 क्लब्स थे जिनको उन्होंने ज्वाइन किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही चीजें करते थे, बल्कि डिबेटिंग हो गया, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब हो गया। He also found someone to admire, और ये चीज जो थी, मतलब उनके बारे में ये चीज एडमायर कौन करता था? रिचर्ड ए वेयर, his social studies teacher and advisor to both clubs.
तो जो दोनों ही क्लब्स के जो एडवाइजर थे, रिचर्ड ए वेयर, इन्होंने क्या किया, उनको बहुत ज्यादा एडमायर किया। सिर्फ साइंस में ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव होती है कि वो सिर्फ साइंस में ही नहीं बल्कि बाकी चीजों में भी इंटरेस्ट रखते थे और काफी अच्छा उसमें कर रहे थे, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट क्लब्स उन्होंने ज्वाइन किए हुए थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। तो एब्राइट ने कहा है कि मिस्टर वेयर जो थे वो मेरे लिए परफेक्ट पर्सन थे, उन्होंने मेरे माइंड को नए आइडियाज के लिए खोला। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि साइंस में ही मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए बल्कि बाकी चीजों में भी होना चाहिए। ये चीज मुझे मिस्टर वेयर, जो मेरे सोशल स्टडीज टीचर थे, उन्होंने मुझे बताई। आगे देखते हैं। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research within butterflies and his other interests. तो अब यहाँ पर जो मिस्टर वेयर हैं वो बोल रहे हैं कि रिचर्ड मुझे हमेशा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट दिखा है, क्योंकि वो हमेशा ना एक्स्ट्रा एफर्ट देता था। ये एक ऐसा पर्सन था जिसने पूरे दिन बैठ के बटरफ्लाईज, प्यूपास की रिसर्च करी, लेकिन उसके बाद भी वो 3-4 घंटे रात में निकालता था जिससे वो डिबेट्स के बारे में पढ़ पाए, रिसर्चर्स के बारे में पढ़ पाए। यानी सिर्फ साइंस में ही नहीं बल्कि बाकी चीजों में भी उन्हें इंटरेस्ट था। कंक्लूजन ये निकलता है। ओके, और इस चीज से उनके सारे टीचर्स बहुत खुश थे, सिर्फ ऐसा नहीं कि साइंस वाले ही खुश थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड। मिस्टर वेयर ने आगे कहा है कि रिचर्ड जो था वो कॉम्पिटेटिव था, यानी उसमें कंपटीशन की भावना थी, यानी वो जीतना चाहता था हर एक गेम को, हर एक डिबेट को, बट नॉट इन अ बैड सेंस। लेकिन बैड सेंस में नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को हराकर, यानी वो खुद को बेटर प्रूव करना चाहते थे, खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहते थे। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड ऐसे नहीं थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीतना ही जीतना है और उन्हें एक जीतने के बाद में प्राइज भी चाहिए, नहीं। Rather he was winning because he wanted to do the best job he could. लेकिन वो जीतना चाहता था क्योंकि वो अपनी बेस्ट जॉब देना चाहता था, अपना बेस्ट खुद का देना चाहता था। For the right reasons he wants to be the best, और सही तरीकों से वो बेस्ट रहना चाहता था। ठीक है, कॉम्पिटिटिव थे लेकिन बहुत ही कह सकते हैं पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव थे। ऐसा नहीं हार गए तो बस नहीं वो कैसे जीत गया, ऐसा नहीं था, वो बस बेस्ट बनना चाहते थे। और आई थिंक यही हम सभी का होना चाहिए। And that is one of the ingredients in making of a scientist। और यहाँ पर मिस्टर वियरर कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, देखो वो कॉम्पिटिटिव थे, वो क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, उसके अलावा बहुत ही इंटेलिजेंट वो थे, और साथ ही वो हार ना मानने वाले थे, मतलब नेवर गिव अप वाला उनके अंदर एक मोटिवेशन थी। तो ये सारी चीजें, यानी ये एक इंग्रेडिएंट है जो कि एक परफेक्ट साइंटिस्ट को बनाते हैं। और आई थिंक यही हमारा जो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, एक जो साइंटिस्ट बनता है वो कैसे इंसान बनता है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है, क्यूरियोसिटी। ओके, स्टार्ट विथ फर्स्ट रेट माइंड। फर्स्ट रेट माइंड के साथ शुरू करो, एड क्यूरियोसिटी। फर्स्ट रेट माइंड यानी सबसे बेहतरीन माइंड के साथ में आप ऐड करो क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। और उसमें मिक्स कर दो क्या, कि सही तरीकों से जीतने की आदत को। तो ये 3 चीजें मिला के आप एक साइंटिस्ट बना सकते हो। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, एब्राइट की ये क्वालिटीज थी, और आई थिंक दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे सब में ये खासियत होगी। From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science for him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosities। तो जो ये बुक थी, ये जो फर्स्ट बुक, अगेन इस बुक का ना 2-3 बार रेफरेंस आया है, तो इस बुक को जरूर आप याद रखिएगा कि द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, ये जो हमारी बुक थी, इस बुक ने उनके माइंड को ओपन किया साइंस के लिए, और उसके बाद में कभी भी वो नहीं हारे। उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बरकरार रही, और वो एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट बन के आए, जिन्होंने अब हमारी जो जूलॉजी की, बायोलॉजी की जो हिस्ट्री थी वो चेंज कर दी। हम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ पर रिवीजन भी करते जाएंगे। तो अभी जाइए पहले चैप्टर देख लीजिए और फिर हम इस वीडियो पर आते हैं। अगर आप चैप्टर देख चुके हैं तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I Harmeet welcome you all on WS Cube E-School। So इस चैनल पर आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सारे सब्जेक्ट्स के स्कूल में है। अगर आप क्लास 6 to 12 तक की सारे कोर्सेज आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहले सब्सक्राइब कर लो फिर वीडियो देखते हैं, ठीक है। सो आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर था।
बहुत ही इंस्पिरेशनल चैप्टर था। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड अ बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। यहाँ पर बेसिकली पूछा जा रहा है कि एक किताब ने क्या चेंजेस लेकर आई रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में, या फिर कह सकते हैं कि कैसे एक बुक जो थी वो टर्निंग पॉइंट की, जैसे आप ये रास्ते पर जा रहे हैं और ये एक पॉइंट आता है जिससे आप जो ये इस रास्ते पर जा रहे थे आप ऐसे मुड़ जाते हैं, यानी एक टर्निंग पॉइंट, यानी बिल्कुल ही लाइफ उनकी चेंज कर दी एक बुक ने, किस तरह से कर दी। तो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर बेसिकली बहुत ही सिंपल सा होगा इसका। वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है आंसर, लेकिन आपको लिखना क्या है, देखिए चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो हम कोई भी आंसर दे सकते हैं, चाहे एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव हो, चाहे चैप्टर के पीछे से क्वेश्चन आए या फिर चैप्टर के बीच में से हम आंसर कर सकते हैं। देखो क्या हुआ था, क्यों चेंज की एक बुक ने उनकी लाइफ। देखिए हुआ ये कि जो रिचर्ड एब्राइट थे वो एक साइंटिस्ट बने आगे जाकर, बहुत ही फेमस, लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई थी, उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो एक बुक से हुई थी और उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ये एक बटरफ्लाईज के बारे में बुक थी और इसी से ही उन्होंने अपनी पहली रिसर्च करी थी। तो साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, रिसर्च करके, जब उनकी एक थ्योरी प्रूव हो जाती है तब वो साइंटिस्ट बनते हैं। तो उनकी लाइफ की जो पहली रिसर्च थी उसकी इंस्पिरेशन उन्हें इस बुक से मिली थी, जो कि उनकी मदर ने उनको लाके दी थी, और यहीं से ही वो बटरफ्लाई कलेक्ट करना उन्होंने शुरू किया और यहीं से उन्हें बटरफ्लाईज में यानी बायोलॉजी में उनको इंटरेस्ट आया और इसी से ही आगे चलकर उन्होंने सेल की थ्योरी दी। ओके, सो अब देख लेते हैं कि इसको फ्रेम कैसे करेंगे। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, ये बुक का नाम बिल्कुल याद रखना है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। याद करने का तरीका देखो, मोनार्क जो है ना वो तो हमारी बटरफ्लाई का नाम था, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। और ट्रेवल्स, ट्रेवल्स ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि बटरफ्लाई क्या करती है, ट्रैवल करती है और उनको कलेक्ट करना था, और वो कितनी दूर तक ट्रैवल करेंगे, उनके माइग्रेंट कितनी होती हैं, वो ये सारी चीजें हम देखने वाले थे। तो ट्रैवल ऑफ मोनार्क, एक जो मोनार्क थी, बटरफ्लाई थी, उसने कितना ट्रैवल किया ये इस बुक में लिखा हुआ था। ओके, सो ये बुक का नाम बिल्कुल याद रखना है, भूलिएगा मत। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड, कि रिचर्ड के लिए जो साइंस का वर्ल्ड था, साइंस की दुनिया थी, वो खोल दी थी इस बुक ने। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन। माइग्रेशन बोला जाता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, दैट इज माइग्रेशन। ठीक है, सो वो इंटरेस्टेड हो गए, और भी ज्यादा इंटरेस्टेड का मतलब है और ज्यादा क्यूरियोसिटी उनके मन में जाग गई कि ये जो बटरफ्लाई है ये किस तरह से माइग्रेशन करती हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद जो बटरफ्लाईज का माइग्रेशन था उसके लिए इनकी जो क्यूरियोसिटी थी, इंटरेस्ट था, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, और ये जो उनका इंटरेस्ट था ये आगे चलकर और भी उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स बनाए, इसी थीम पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। इसमें आप एक और भी चीज ऐड कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे तो ये शॉर्ट ही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइनली ही गेव द थ्योरी ऑन सेल्स एंड ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये भी आप ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये बहुत ही सिंपल सा हमने आंसर किया कि कैसे एक बुक जो थी वो टर्निंग पॉइंट बनी रिचर्ड की लाइफ। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम किसकी बात हो रही है, रिचर्ड की। रिचर्ड जो थे उनकी मदर ने उनको किस तरह से हेल्प की। तो ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि उनकी मदर का एक इंपॉर्टेंट रोल था। जब वो बहुत ही छोटे थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनकी मदर ने ही उनको पाला था, वही दोनों थे, एक दूसरे के कंपेनियंस थे। तो उनकी मदर ने बहुत हेल्प की थी। देखते हैं कैसे हेल्प की थी। रिचर्ड्स मदर प्रूव टू बी अ ग्रेट हेल्प। रिचर्ड की जो मदर थी वो एक बहुत ही बड़ी हेल्प बनी रिचर्ड के लिए। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती थी, एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट्स फॉर हिम, वो उन्हें ट्रिप्स पर लेके जाती थी जहां से उनको क्यूरियोसिटी मिलती थी बहुत ज्यादा, और उनके लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी खरीदती थी रिचर्ड की मदर। शी स्पेंट ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिम, पूरा टाइम वो सिर्फ इसी चीज में निकालती थी कि कैसे वो रिचर्ड के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी कर सके, यानी कैसे उससे चैलेंज कर सके जिससे वो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखे। ओके, दिस हेल्प हिम टू लर्न अ लॉट, और इस चीज ने बहुत ज्यादा हेल्प करी रिचर्ड की कुछ ना कुछ सीखने में। शी प्रेजेंटेड हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, ये जो बुक की हमने बात की ना अभी पहले क्वेश्चन में, और उनकी मदर ही थी जो उनके लिए बुक लेकर आई थी, जिस बुक ने उनकी लाइफ चेंज कर दी थी। द बुक चेंजेस रिचर्ड लाइफ फॉरएवर, और इस बुक ने कंप्लीटली चेंज कर दी थी रिचर्ड की लाइफ। ओके, सो ये आपका एक आंसर होगा कि किस तरह से जो रिचर्ड की मदर थी वो हेल्पफुल साबित हुई रिचर्ड की इस पूरी जर्नी में। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट एंड एन हिस्टोरियन? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि एक पर्सन साइंटिस्ट मतलब जो साइंस की फील्ड में कुछ थ्योरी देता है, कुछ रिसर्च करता है। इकोनॉमिस्ट बोला जाता है जो हमारी इकोनॉमी की फील्ड में कुछ ना कुछ रिसर्च करता है। एक हिस्टोरियन बोला जाता है जो कि हिस्ट्री की फील्ड में कोई ना कोई रिसर्च करता है, स्टडी करता है उसे। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मेनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट? क्या इसका मतलब ये है कि हम कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं, कैसे इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं कि बहुत सारी हमें बुक्स पढ़े तो हम साइंटिस्ट बन जाएंगे? डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स? या फिर ये चीज इन्वॉल्व करता है, मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा ऑब्जर्व मतलब हर चीज को ऑब्जर्व करना है, छोटी छोटी डिटेल्स को देखना अपने आसपास की। थिंकिंग, बहुत ज्यादा उन चीजों पर सोचना, और एक्सपेरिमेंट करने पर। ठीक है, तो ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि साइंटिस्ट आप कैसे बनते हैं। क्या सिर्फ बुक पढ़ने से आप साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन बन सकते हैं, या फिर इसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम इसका आंसर जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी बुक्स पढ़कर आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन आप साइंटिस्ट तभी बनेंगे जब आप पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में हमने देखा था, स्टार्टिंग के ही पेज में, कि वहां पर बताया गया कि साइंटिस्ट बनने की रेसिपी बताई गई थी कि साइंटिस्ट कैसे बनते हो, कि इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी आपके पास होनी चाहिए, लर्निंग मतलब आप कर पाओ, लर्न कर पाओ, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है कि रीडिंग मेनी बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट इज नॉट इनफ। सिर्फ एक सब्जेक्ट पर, जैसे आप हिस्टोरियन बनना चाहते हो तो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स पढ़ लो, इनफ नहीं है। आप इकोनॉमिक्स बनना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स की सारी बुक्स पढ़ लो, ये भी इनफ नहीं है। उसके साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे ही आप साइंस की कुछ स्पेसिफिक की बुक्स पढ़ के आप सिर्फ उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। वन मस्ट डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। एक पर्सन को क्या डेवलप करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन का, कि वो छोटी छोटी चीजों को देखे, ऑब्जर्व करे और उन पर सोच विचार करे, सोचे उनके बारे में। एक्सपेरिमेंट्स नीड टू बी डन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्हें करने पड़ेंगे। वन नीड्स टू हैव क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर एंड फाइंड न्यू थिंग्स। और जैसा मैंने बोला कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कुछ नया ढूंढने की, तभी तो हम डिस्कवरी कर पाएंगे। अबव ऑल, और उन सबसे भी ऊपर, वन मस्ट वर्क हार्ड एंड नॉट गेट अपसेट बाय फेलियर्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक पर्सन अगर साइंटिस्ट बनना चाहता है, या इकोनॉमिस्ट बनना चाहता है, या हिस्टोरियन बनना चाहता है, या फिर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और फेलियर से नहीं डरना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपने देखा कि यहाँ पर रिचर्ड को भी हमने कई बार फेल होते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उन चीजों से हार नहीं मानी और ही कीप इम्प्रूविंग हिमसेल्फ एंड ही कीप प्रूविंग हिमसेल्फ। ओके, चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यू मस्ट रेड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक्स। कि आपने अपनी साइंस बुक्स में सेल्स और डीएनए के बारे में पढ़ा होगा। डिस्कस रिचर्ड एब्राइट्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। If you get an opportunity to work like Richard Ebright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? ठीक है, ये बेसिकली एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके जो आपने जरूर सेल्स, डीएनए के बारे में पढ़ा होगा अपनी साइंस बुक्स में, और डेफिनेटली जब भी सेल्स और डीएनए की बात होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिचर्ड एब्राइट की हम थ्योरी की बात ना करें। डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो साइंस के टीचर होंगे उन्होंने जरूर आपको जो बायोलॉजी का पार्ट आएगा सेल्स और डीएनए का, तब आपको डेफिनेटली ये चीज बताई होगी। नहीं बताई तो इस चैनल पर आपको जरूर बता दी जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये बेसिकली आपका आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको रिचर्ड की तरह किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करने को दिया जाए, या फिर एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखने के लिए अगर आपको बोला जाए, देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको साइंस में ही आप साइंटिस्ट बन सकते हो, या साइंस में एक्सपर्ट बन सकते हो, या फिर साइंस में थ्योरी दे सकते हो। आप इंग्लिश में भी, लिटरेचर में भी आप एक्सपर्ट बन सकते हो, राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस ही फील्ड हो गई। किस फील्ड में आप काम करना चाहोगे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक आंसर लिखा है जिससे आपको पता हो कि क्या क्या हमें लिखना है, आपकी राइटिंग इंप्रूव हो, राइट। डीएनए कैरी द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी। डेफिनेटली डीएनए क्या कैरी करते हैं, हमारी लाइफ और हमारी हेरिडिटी, जो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स। कई बार आपने देखा होगा ना, बिल्कुल कई बार क्या, हमेशा ही आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स की शक्ल आपसे मिलती है, राइट।
कलर आपके जैसा होता है, हाइट आपके जैसी होती है, तो वो हेरिडिटी से पास होती हैं चीजें। तो जो हमारी लाइफ, हमारी हेरिडिटी का जो ब्लूप्रिंट है, यानी जो बेस है, वो कौन कैरी करता है? डीएनए। दे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पास करता है कौन? डीएनए। क्योंकि हमारा जो सेल होता है, जब हम पैदा भी नहीं होते तो हमारा जो सेल बनता है वो क्या होता है? बेसिकली जो हमारा एग होता है, क्योंकि हम एग बनता है मदर के वूम में और उसी से ही बर्थ होता है। तो जो सेल होता है उसके अंदर डीएनए होता है। ओके, इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट, अगर मुझे रिचर्ड एब्राइट की तरह काम करने को मिले, एक्सपेरिमेंट्स करने को मिले, आई वुड चूज टू स्टडी अबाउट डिजीजेस, मैं बीमारियों के बारे में पढ़ना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कितना ज्यादा कोविड जो है फैल रहा है। प्लीज सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए एंड अपना ध्यान रखिए, बेसिकली अपनी फैमिली का भी। तो यहाँ पर बोला गया है कि आई वुड चूज टू स्टडी अबाउट डिजीजेस। आप इसको डिजीजेस को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। बाय स्टडिंग द डीएनए आई मे फाइंड वेज एंड मीन्स टू क्योर मेनी इलनेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला, मतलब जैसे मैंने ये आपके लिए लिखा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं कि मैं ऐसे, मतलब डीएनए को पढ़ के और मैं बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उनका क्योर मैं निकाल सकूं। बाकी आप कोई भी यहाँ पर चीज डाल सकते हैं इस डिजीजेस की जगह, कि आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ, या फिर आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि हमारी कंट्री के इन्फ्लेशन को कैसे रोकें, तो आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं, हमारा ये एक क्वेश्चन है जो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टाइप आंसर है, और ये जो इसका आंसर होगा ना, ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने साइंस टीचर से। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर साइंस आपकी फेवरेट है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो चिल्ड्रन एवरीवेयर वंडर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी दुनिया में आसपास जो चीजें होती हैं उनके बारे में वंडर करते हैं कि ये चीज ऐसी क्यों है, स्काई ब्लू क्यों है, वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट क्यों है। तो ये सारी चीजें वो क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। The question they ask are the beginning of scientific inquiry। जो साइंटिफिक इंक्वायरी मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं कि सच में आसमान क्यों ब्लू है, तो इसके बारे में लोग रिसर्च करने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, वाटर जो है ट्रांसपेरेंट क्यों, उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस उठते हैं ये कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक डिस्कवरी होती है उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, given below are some questions that children in India have asked Professor Yash Pal and Dr. Rahul Pal as reported in their book Discovered Questions। ठीक है, इनकी जो बुक है Discovered Questions, इसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हैं कि ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चों ने उनको क्वेश्चन पूछे हैं वो यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं। अब क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट आर इट्स यूजेस। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। सेकंड है हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कोम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हनी बीज जो होती है उन्हें पता कैसे चलता है कि ये हमारा हनी कोम्ब है। ठीक है, Why does rain fall in drops? तो जो रेन है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप्स में क्यों फॉल करती है। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप खुद आपके इन चीजों के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैंने आपके लिए आंसर्स लिख दिए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं अपने साइंस टीचर से, बट मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ। So DNA fingerprinting is a forensic technique used to identify individual by the characteristics of their DNA. It is used to parentage testing. It is used in the criminal investigation to identify a person or to place him at a scene of crime. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जब भी जैसे होता है ना, कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि ये दोनों भाई हैं, इनका चेक कैसे किया जाए कि इनका डीएनए टेस्ट करा के, कि ये उस पर्सन के फादर हैं, ये कैसे टेस्ट किया जाए? डीएनए टेस्ट करा के। उसके अलावा ये जो डीएनए टेस्टिंग होती है बेसिकली दो पर्सन के डीएनए को टेस्ट करना कि हाँ वो सेम हेरिडिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन पर कोई पर्सन मौजूद था या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? उसके अगर डीएनए वहां पर अवेलेबल है। ओके, तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। ये बेसिकली एक फॉरेंसिक टेक्निक होती है, यानी जो क्राइम्स के बारे में जांच करने के लिए की जाती है। बेसिकली दो पर्सन के या दो डीएनए को मिलाकर देखना कि वो दोनों सेम पर्सन के हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हनी बीज को कैसे पता चलता है कि ये उन्हीं का हनी कोम्ब है। सो हनी बीज हैव सिग्नलिंग केमिकल्स, दे लीव ट्रेल्स फॉर फेलो हनी बीज so that they reach their honeycomb। ठीक है, सो हनी बीज के पास कुछ सिग्नलिंग केमिकल्स होते हैं, तो जब भी वो अपने हनीकॉम्ब से दूर जाती हैं वहां पर कुछ केमिकल वो ट्रेल्स छोड़ के जाती हैं, जिससे वापस आते टाइम उनको और उनकी जो फेलो हनी बीज हैं उनको रास्ता मिल जाए कि ये हमारा हनीकॉम्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि जो रेन होती है वो सिर्फ ड्रॉप्स में ही क्यों होती है। सो द ओनली सॉलिड थिंग इन द एयर आर डस्ट पार्टिकल्स। सो
एयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉलिड चीज होती है, बाकी तो गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स होती हैं, लेकिन इकलौती सॉलिड चीज क्या होती है? गैस पार्टिकल्स। वाटर वेपर यूजेस इट एज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन व्हेन इट बिकम्स टू हैवी। सो वाटर वेपर क्या करती है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह यूज करती हैं, यानी ऐसे उस पर बाउंस हो जाती हैं, उस पर लटक जाती हैं उस डस्ट पार्टिकल पर, उस जब वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं। वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल एज अ ड्रॉप एंड फॉल्स ऑन अर्थ। तो उस जो डस्ट पार्टिकल होता है उसके आसपास कंडेंस्ड हो जाती हैं और इसीलिए वो एक हैवी ड्रॉप की तरह जमीन पर गिरती हैं। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे इसी वीडियो के सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और वो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप्स तो हमने समझ ली, लेकिन जो ओले पड़ते हैं यानी हेल्स जिनको बोला जाता है, वो कैसे पड़ते हैं? आखिर क्या होता है कि वो जो ड्रॉप्स हैं वो ओलों में बदल जाती है यानी हेल्स में बदल जाती है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकर आते रहेंगे। और कोई भी अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो भी वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अगर अच्छी हो ना तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।